नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इतिहास के ऐसे योद्धा की कहानी सुनने जा रहे हैं जो कि एक किराने की दुकान से हिंदुस्तान की गद्दी तक का सफर तय करता है। क्या आप इस असंभव सफर की कल्पना कर सकते हैं जिसने साबित करा कि सत्ता सिर्फ खानदानी हक नहीं होती, वो कर्म, साहस और बलिदान से प्राप्त की जाती है। जिसे इतिहासकारों ने मध्यकालीन का नेपोलियन कहा, इतिहास का वो भूला हुआ सूरमा जिसे अकबर की सेना को न सिर्फ मैदान में धूल चटाई बल्कि दिल्ली की सल्तनत पर अपने नाम का झंडा भी लहराया। इस मिट्टी ने कई हिस्सेरों को जन्म दिया, पर एक शेर ऐसा भी था जिसने 350 साल की इस्लामिक गुलामी के सन्नाटे को चीरते हुए दिल्ली की तख्त पर फिर से हिंदू साम्राज्य की मिसाल जलाई। न वो किसी राजवंश का वारिस था, न ही उसके पीछे कोई सेनापति या खानदान खड़ा था। बस उसके पास था अदम्य साहस, अपराजय बुद्धि और एक अटूट संकल्प जो भारत को फिर से जागृत करने का था। 22 युद्ध, 22 जीते और एक ऐतिहासिक संघर्ष जिसे अगर किस्मत एक तीर ने धोखा नहीं दिया होता तो आज इतिहास कुछ और ही होता। ये कहानी है राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य की, एक ऐसा योद्धा जिसने विदेशी आक्रांताओं की छाती पर चढ़कर तख्त हिंदुस्तान पर कब्जा किया। एक ऐसा नाम जिसे मिटा तो दिया गया पर भुलाया नहीं जा सकता। हेमू हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले थे। हेमू को मध्ययुगीन भारत में विरोधी मुस्लिम शासकों के बीच थोड़े ही समय के लिए लेकिन एक हिंदू राज स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कुल 22 लड़ाई जीती। इसी की वजह से उन्हें इतिहासकारों ने मध्य युग के समुद्रगुप्त का खिताब भी दिया। हेमू को मध्य युग का नेपोलियन भी कहा जाता है। वो एक अच्छे योद्धा के साथ साथ कुशल प्रशासक भी थे। उनके युद्ध कौशल का लोहा उनके साथियों के साथ साथ उनके दुश्मनों ने भी माना। हेमचंद्र का जन्म वर्ष 1501 में हरियाणा में रेवाड़ी के गांव कुतुबपुर में हुआ था। उनके परिवार में किराने का काम होता था। उनके पिता बाजारों में मसाले और नमक का व्यापार करते थे। अकबर के जीवनीकार अबुल फजल उनको बहुत तिरस्कार पूर्वक एक फेरी वाला बताते हैं जो रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचा करते थे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका जैसा भी पेशा रहा हो, वो शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल हो गए। जल्द ही वो बादशाह के विश्वास पात्र बन गए। प्रशासन में उनका हाथ बटाने लगे। बादशाह ने उन्हें खुफिया और डाक विभाग का प्रमुख बना दिया। बाद में इस्लाम शाह को उनमें सैनिक गुण भी दिखाई दिए, जिसकी वजह से उन्होंने हेमू को अपनी सेना का वो स्थान दे दिया जो शेरशाह सूरी के जमाने में ब्रह्मजीत गौड़ को मिला करता था। आदिल शाह के शासनकाल में हेमू का वकील आला यानी प्रधानमंत्री का दर्जा मिल गया था। सिर्फ कुछ ही सालों में जो कभी नमक और मसाले की छोटी सी दुकान पर बैठा करता था वही शख्स हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन हेमू के इरादे कुर्सी तक सीमित नहीं थे। उन्हें चाहिए था पूरा हिंदुस्तान, एक ऐसा सम्राट जो मिट्टी से उठा और लोहा बनकर चमका। तब नए सुल्तान बन चुके थे आदिल शाह, जो शासन करने के बजाय भोग विलास में लिप्त हो गए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि सूरी साम्राज्य बिखरने लगा। सत्ता चलाना आदिल शाह के लिए अब कोई प्राथमिकता नहीं थी। ऐसे में सारा कार्यभार हेमू के कंधों पर आ गया। यहीं से हेमचंद्र के विक्रमादित्य बनने की कहानी शुरू होती है। पदों पर नियुक्ति से लेकर दंड देने का अधिकार हेमू के पास था। किसी राज्य पर हमला करना है या नहीं, किसे छोड़ना, यह भी हेमू तय करता था। उसकी बढ़ती ताकत से जनता में उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। अब हर जुबान पर सिर्फ नाम हेमचंद्र था। आदिल शाह नाम मात्र का सुल्तान रह गया था। असली सत्ता हेमू के पास थी। साल था 5515। दिल्ली एक बार फिर संकट में थी। हुमायूं ने वापसी की थी और आदिल शाह के दामाद सिकंदर शाह सूरी को हराकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया था। जब ये खबर बंगाल पहुंची तो आदिल शाह के महल में हलचल मच गई। अब सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान बचाने का था। और तब उसने बुलाया हेमू को। वह कोई साधारण सेनापति नहीं था, वो था आदिल शाह का सबसे भरोसेमंद योद्धा और उसे दी गई सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुगलों को भारत से जड़ से उखाड़ फेंको। लेकिन इतिहास ने एक और करवट ली। हुमायूं वो बादशाह जो 15 साल बाद भारत लौटा था, एक दिन दिल्ली की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरा और वहीं उसका अंत हो गया। पर हेमू के लिए दिल्ली की राह अब भी आसान न थी, क्योंकि उसके सामने खड़ी थी अकबर की सेनाएं और उनके साथ थे दिल्ली, आगरा, काबुल के मुगल गवर्नर जो उसे हर हाल में रोकना चाहते थे। लेकिन हेमू अब सिर्फ सेनापति नहीं था, वह एक विजेता बन चुका था। उसने अफगानों के खिलाफ उठने वाले विद्रोह को कुचल दिया था। उसे भली भांति पता था कि युद्ध में कैसे रणनीति बनाकर विजय पाई जाती है, क्योंकि उसके पास 20 से अधिक युद्धों में विजय प्राप्त करने का अनुभव था। वो जानता था युद्ध जीतने के लिए साहस चाहिए और साम्राज्य बनाने के लिए रणनीति। हेमू ने 50,000 योद्धाओं की विशाल सेना और 1500 गजराज और 51 तोपों के साथ उसने दिल्ली की ओर कूच किया। यह कोई साधारण चढ़ाई नहीं थी, यह थी एक क्रांति की पदछाप जिसकी गूंज से दुश्मनों के किले थर्रा उठे। दिल्ली की गद्दी अब बस कुछ कदम ही दूर थी। कालपी और आगरा जैसे बड़े शहरों में गवर्नर अब्दुल्ला, उज्बेक खां और सिकंदर खां हेमू का नाम सुनते ही लड़े बिना ही भाग खड़े हुए। दिल्ली की सत्ता डगमगाने लगी थी। मुगल गवर्नर टाडी खां ने हेमू को रोकने की भरपूर तैयारी करी। चारों तरफ किले बंद हुए। दिल्ली की दीवारें चौकस थी। लेकिन 6 अक्टूबर 1556 को हेमू दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसने तुगलकाबाद के मैदान में अपनी सेना का डेरा डाला और तय हो गया अब निर्णायक युद्ध बस एक सुबह दूर था।
7 अक्टूबर की सुबह धरती कांप उठी, तोपें गरजी और तलवारें बोल पड़ी। हेमू की सेना ने एक ही दिन में मुगलों की ताकत को चकनाचूर कर दिया। टाडी खां, जो कल तक दिल्ली का शासक था, आज जान बचाकर पंजाब की ओर भाग रहा था, जहां अकबर की फौज पहले से तैनात थी। दिल्ली का आसमान गूंज उठा, जय हो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की जय हो। 1 अक्टूबर 1556 को इतिहास का वो दुर्लभ दिन आया जब दिल्ली ने फिर से एक हिंदुस्तानी बेटे को सम्राट के रूप में देखा। हेमू ने दिल्ली में विजेता की तरह प्रवेश किया, एक साजे सजाए हाथी पर सवार, सर पर चमचमाती शाही छतरी, जो संप्रभुता और स्वतंत्र हिंदू सम्राट होने की पहचान थी। दिल्ली की गलियां गुलजार थी, हर तरफ फूल बरसाए जा रहे थे, लोग पंक्तिबद्ध खड़े थे। जय विक्रमादित्य, जय हेमचंद्र के नारों से आसमान गूंज रहा था। मंदिरों की घंटियां दूर दूर तक बज रही थी। नगाड़ों की गूंज और शंखनाद के बीच 364 साल बाद पृथ्वीराज चौहान के बाद किसी हिंदू सम्राट ने दिल्ली में दोबारा सिंहासन संभाला। उसने केवल सत्ता नहीं ली, उसने इतिहास को पलटा। महाराज विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के ढलवाए और हिंदू राज की नींव गाड़ दी। राजपूत और अफगान योद्धा उसके साथ खड़े थे, कंधे से कंधा मिलाकर एक नए युग की शुरुआत के गवाह बनते हुए देख रहे थे। दिल्ली में हार की खबर अकबर तक 13 अक्टूबर 1556 को उनके 14वें जन्मदिन से 2 दिन पहले पहुंची। उस समय अकबर पंजाब में जालंधर में बैरम खां के साथ थे। अकबर के दिल में दिल्ली से अधिक महत्व काबुल का था, लेकिन बैरम खां इससे सहमत नहीं थे। अकबर के सामने विकल्प साफ थे, या तो हिंदुस्तान के बादशाह बने या लौटकर काबुल के आराम में रहकर सिर्फ क्षेत्रीय बादशाह बने रहे। और हुआ ये कि जब टाडी खां दिल्ली से भागकर अकबर के खेमे में पहुंचे तो अकबर शिकार खेलने गए हुए थे। बैरम खां ने टाडी खां को अपने तंबू में बुलावा भेजा और थोड़ी देर के बाद ही तभी बैरम खां के लोगों ने तंबू के अंदर घुसकर टाडी खां का कत्ल कर दिया। जब अकबर शिकार कर वापस लौटे तो बैरम खां ने अकबर को संदेश भिजवाया कि उन्हें उम्मीद है कि उनके इस कदम का समर्थन करेंगे, ताकि दूसरों को सबक मिल सके कि जंग से भागने वालों का हश्र क्या होता है। उधर जब हेमू को पता चला कि मुगल जवाबी हमला करने की योजना बना रहे हैं तो उन्होंने अपने पहले ही तोपें पानीपत की तरफ भेज दी। उधर बैरम खां ने भी अली कुली शहबानी के नेतृत्व में 10,000 लोगों की सेना पानीपत की तरफ रवाना कर दी थी। शहबानी एक उज्बेक थे, उनकी गिनती मशहूर लड़ाकों में होती थी। हेमू ने बहुत ही तेजी के साथ दिल्ली छोड़ी। दिल्ली से पानीपत की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम थी। पानीपत का मैदान फिर से रक्त से लाल होने को तैयार था, लेकिन इस बार मुगलों के सामने कोई और दुश्मन नहीं था। इस बार सामने था सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। उसके पास थी 30,000 अनुभवी घुड़सवारों की अजय सेना। उसके पीछे चलते थे 1500 से अधिक युद्ध हाथी, जिनकी सूंडों में बंधी थी तेज धार की तलवारें और भाले, और हर हाथी की पीठ पर बैठा था तीरंदाज, जो हवा को चीरते हुए मौत को निशाना बना सकता था। मुगल सेना ने आज तक इतने विशाल और इतने घातक हाथी कभी नहीं देखे थे। ये कोई साधारण जानवर नहीं थे, ये चलते फिरते किले थे, जो फारसी घोड़ों से भी तेज दौड़ते थे और दुश्मन के घुड़सवार को अपनी सूंड से उठाकर सीधे आकाश में फेंक देते थे। हेमू के साथ थे राजपूत और अफगान की बहादुर टुकड़ियां, जो सिंह की तरह दहाड़ते हुए पानीपत की रणभूमि में उतरे थे। और अब फैसला तलवारों से होना था। धूल से भरे मैदानों में रणभेरी गूंज रही थी। हवा बार बार गंध और गर्द के साथ इतिहास को बदलने की घोषणा कर रही थी। और उस धूल के तूफान के बीच दिखाई देते सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, अपने विशाल युद्ध हाथी हवाई पर सवार। न सिर पर कोई लोहे का कवच, सिर्फ एक लहराता हुआ केसरिया साफा, जो उनके साहस और आत्मविश्वास की पहचान बन चुका है। हाथ में चमचमाती तलवार और आंखों में विजय की निर्भीक चमक। वो गरजते हैं, मारो पीछे मत हटो, और उनकी आवाज युद्ध की गर्जना को चीरती हुई दूर तक सैनिकों में जोश भर देती है। हेमू की रणनीति स्पष्ट थी। पहले मुगलों की सेना की दोनों पंखों पर आक्रमण, दाएं बाएं से इतना दबाव हो कि मुगलों में भगदड़ मच जाए। हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की टापों की गूंज और मुगल सैनिकों की चीखें पानीपत के मैदान को थर्रा देती है। एक बार फिर लगने लगा था कि भारत का भाग्य बदलने वाला है और दिल्ली की गद्दी पर फिर से एक हिंदुस्तानी बैठने वाला है। सब कुछ हेमू की मुट्ठी में था। रणभूमि उसकी जयघोष से गूंज रही थी। लेकिन तभी मध्य एशिया से आए घुड़सवारों की एक घातक टुकड़ी रणभूमि में बिजली की तरह टूट पड़ी। लंबी टोपियां, कमरबंद और घोड़ों पर सधे हुए योद्धा। इनकी चाल तेज थी, नजरें पैनी और वार एकदम अचूक था। उन्होंने सीधा हमला नहीं किया, उनकी रणनीति शातिर थी। वे हेमू के विशाल हाथियों पर सामने से नहीं, तिरछे कोण से टूट पड़े, ताकि हाथी की पीठ पर बैठे तीरंदाज और सैनिक नीचे गिरे और फिर रौंद दिया जाए तेज दौड़ते फारसी घोड़ों की टापों तले। रणभूमि अब केवल युद्ध का मैदान नहीं रह गया था, वह धूल, चीखों और लहराती तलवारों का एक सांस रोक देने वाला क्षण बन चुका था। हेमू की सेना की पंक्तियां दरकने लगी। शेर की धाड़ में पहली बार एक हल्की सी दरार आई और यहीं से विजय और भाग्य की जंग शुरू हो गई। लेकिन अभी भी रणभूमि धूल से ढकी है। आकाश में गरजते बादल हैं, धरती पर शेर की दहाड़ है और इसी बीच खड़ा है एक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, और उनके पीछे है 1500 से अधिक युद्ध हाथी, जिनकी सूंड में बंधी तलवारें और भाले, जो हवा में झूलते हुए मौत की परछाई बन चुके थे। चारों तरफ एक ही गूंज थी, मारो, झुको मत। वहीं दूसरी ओर अली कुली शहबानी की अगुवाई में मुगल तीरंदाजों की एक भारी टुकड़ी रणभूमि में तीरों की बरसा बरसा रही थी, मानो आकाश से आग बरस रही हो और जमीन से ललकारें उठ रही थी। राजपूत और अफगान योद्धा घायल होकर भी गरज रहे थे, हम झुकेंगे नहीं, मरेंगे पर मिटेंगे नहीं। हर ओर घोड़ों की टापें, हथियारों की चिंगारी
चिंगार, तलवारों की टंकार और सैनिकों की अंतिम पुकार। ये युद्ध नहीं था, ये भारत की आत्मा की अंतिम परीक्षा थी, जहाँ एक तरफ था स्वराज का सपना और दूसरी तरफ था वही पुरानी सल्तनत की साजिशें। शायद अकबर उस समय सोच रहे हो कि किस तरह पानीपत की पहली लड़ाई में उनके दादा बाबर की सेना ने सिर्फ 10,000 सैनिकों के साथ इब्राहिम लोदी के 1 लाख की सेना को हराया था। लेकिन अकबर को यह भी अंदाजा था कि तब बाबर के पास एक गुप्त हथियार था, वह बारूद था। लेकिन 30 साल बाद अकबर के पास कोई गुप्त हथियार नहीं बचा था। तब तक बारूद इतना आम हो चुका था कि अकबर ने सैनिक अभियान शुरू होने से पहले ही अपने तोपखाने के प्रमुख को आदेश दिया था कि इसे हेमू के पुतले में भरकर उसमें आग लगा दी जाए, ताकि उसके सैनिकों का मनोबल बढ़ जाए। रणभूमि पर हेमू की गूंज थी, दाएं बाएं मुगल सेना की पंक्तियां टूट रही थी, हाथी रौंदते जा रहे थे, राजपूत तलवारें बिजली बनकर बरस रही थी, मुगल सेना हिल चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की गद्दी फिर से लंबे समय तक किसी हिंदू सम्राट के नाम होने वाली है। लेकिन तभी एक चमत्कार ने बाजी पलट दी। अली कुली शहबानी के घुड़सवार तीरों की बौछार करते रहे, बस उम्मीद में कि शायद एक कोई तीर इतिहास बदल दे। सैकड़ों तीर हवा में उड़ रहे थे, तब भी युद्ध का रुख हेमू के पक्ष में था। तभी अचानक एक अकेला तीर हवा को चीरता हुआ आता है। वो सीधा तीर हेमू की दाई आंख को भेद देता है, खोपड़ी तक जाकर रुक जाता है। हेमू की आंखें चौड़ी हो जाती है, हेमू का चेहरा जड़ हो जाता है। हाथी बेचैन होकर चिल्लाता है। हेमू धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए अपने ओहदे में गिरने लगता है, मानो सपनों का सूर्यास्त हो रहा हो। रणभूमि थम गई। वो सम्राट जो अभी तलवार लहराते हुए विजय की ओर बढ़ रहा था, अब हाथी की पीठ पर घायल होकर गिर पड़ा। सैनिकों की हिम्मत डगमगाई। राजा के गिरते ही विजय की आशा बिखरने लगी और यहीं से इतिहास ने वो दिशा ली जिसका अफसोस आने वाली सदियों ने किया। अबुल फजल लिखते हैं, हेमू ने कभी भी घुड़सवारी नहीं सीखी थी। शायद यही वजह था कि वो हाथी पर चढ़कर लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन शायद इसका यह भी कारण हो सकता है कि अगर सेनापति हाथी पर सवार हो तो सभी सैनिक उसे दूर से देख सकते हैं। ऊपर से हेमू ने कोई भी कवच नहीं पहना था। ये एक बहादुर लेकिन नासमझी भरा फैसला था। हरबंस मुखिया अपनी किताब द मुगल ऑफ इंडिया में मोहम्मद कासिम फरिश्ता को कहते हुए बताते हैं कि इस दुर्घटना के बाद हेमू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी आंख के सॉकेट से तीर को बाहर निकाला और उसको अपने रुमाल से ढक लिया। इसके बाद भी उन्होंने लड़ना जारी रखा। सत्ता पाने की भूख हेमू में भी अकबर से कम नहीं थी। रणभूमि पर तीर लगने के कुछ ही क्षणों बाद हेमू हाथी के हौदे में बेहोश होकर गिर पड़े। वो अब भी जीवित थे लेकिन चेतना जा चुकी थी और उस समय जैसा पूरा सेना की आत्मा लड़खड़ा गई हो। ऐसी लड़ाई में जहाँ सेनापति ही प्रेरणा होता है, उनके गिरते ही सैनिकों के मन भी बिखर जाते हैं। यही हुआ। हेमू की विशाल सेना जो कुछ समय तक गरज रही थी, अब बिना आदेश के खड़ी रह गई, पीछे हटने लगी। थोड़ी देर में अकबर और बैरम खां युद्ध स्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्हें कोई संग्राम नहीं दिखा, न कोई तलवार टकराई, कोई रणघोष नहीं उठा, बल्कि मुगल सैनिक पहली बार बिना लड़े ही जीत की खुशी मना रहे थे। यही वो क्षण था जब इतिहास एक आंख में तीर और दूसरे में आंसू लेकर एक वीर का मौन समर्पण लिख रहा था। एक शाह कुली खान ने एक हाथी को बिना महावत के भटकते हुए देखा। उसने अपने महावत को हाथी पर चढ़ने के लिए भेजा और महावत हाथी पर चढ़ा तो उसने देखा कि हौदे में एक घायल व्यक्ति को पड़े पाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो घायल शख्स और कोई नहीं, हेमू था। पूरे मामले के महत्व को समझते हुए कुली खां उस हाथी को हाँक कर बादशाह अकबर के सामने ले गया। इससे पहले उसने हेमू को जंजीरों में बांध दिया था। 22 से अधिक लड़ाइयों के विजेता हेमू को रक्त रंजित हालत में 14 साल के अकबर के सामने पेश किया जाता है। बैरम खां ने हाल ही में बादशाह ने अकबर से कहा कि वो अपने दुश्मन को अपने हाथों से मारे। अपने सामने पड़े घायल हेमू को देखकर अकबर झिझके। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, मैंने पहले ही इसके टुकड़े कर दिए हैं। आसपास खड़े कुछ लोगों ने बैरम खां की बात का समर्थन करते हुए अकबर को हेमू को मारने के लिए उकसाया, लेकिन अकबर टस से मस नहीं हुआ। तभी बैरम खां ने अपनी तलवार से हेमू को सिर से धड़ से अलग कर दिया। इतिहास के कुछ किरदार लड़ते नहीं, वो देश की आत्मा को दिशा देने आते हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य एक ऐसा ही नाम जिसने धर्म की नहीं देश की लड़ाई लड़ी। निरोध भूषण राय लिखते हैं, हेमू ने हिंदू और मुसलमानों को हमेशा अपनी दो आंखों की तरह समझा। पानीपत की रणभूमि में वो मुगलों से किसी धर्म के लिए नहीं, हिंदुस्तान की संप्रभुता के लिए लड़े। उनकी सेना में दाहिने हिस्से की कमान संभाली थी सादी खां काकर के हाथ में थी और बाई ओर योद्धा रामब्या। एक तरफ अफगान था तो एक तरफ राजपूत और बीच में भारत की आत्मा को बचाने वाला सम्राट था। अगर किस्मत ने उन्हें कुछ और साल दिए होते तो शायद आज भारत की जमीन एक समावेशी हिंदू राज की नींव पर खड़ी होती। पर क्या कोई सम्राट सिर्फ गद्दी से पहचाना जाता है? नहीं, कुछ सम्राट अपने बलिदान से अमर होते हैं और हेमू उन्हीं में से एक था। विजेंट स्मिथ कहते हैं, अकबर विदेशी मूल के थे। उनके रगों में बह रही एक बूंद भी भारत की मिट्टी से नहीं आई थी। पिता की ओर से वे तैमुरलंग की 7वीं पीढ़ी से आते थे और माँ फारसी मूल की थी। दिल्ली की गद्दी पर उनका दावा सिर्फ तलवार का था, आत्मा का नहीं। लेकिन हेमू भारत भूमि के बेटे थे। वो इस मिट्टी पर जन्मे, इसी धूल पर खेले और उसी में मर मिटे। उनका दावा दिल्ली की गद्दी पर अकबर से कहीं ज्यादा था, क्योंकि उनका रिश्ता हिंदुस्तान की गद्दी पर जन्म से, जमीर से और जमीन से था। हेमू ने क्षत्रिय या राजपूत न होते हुए भी भारत की स्वतंत्रता के लिए रणभूमि में आखिरी सांस तक युद्ध किया। जब कोई मनुष्य अपने राष्ट्र के लिए अपना जीवन दे दे तो इससे महान अंत किसी मानव अस्तित्व का नहीं हो सकता। अगर हेमू जीत जाते तो क्या अकबर कभी महान कहलाता? शायद नहीं, क्योंकि वो तो पानीपत की हार के बाद काबुल लौटने की तैयारी में था। पर एक तीर ने इतिहास पलट दिया और विजेता का मुकुट भाग्य के हाथों हारने वाले को पहनाया गया। अगर हेमू जीतते तो भारत एक बार फिर
फिर से उसी तरह आगे बढ़ता जैसे समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के समय आगे बढ़ता था। हेमू ने लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं लड़ी बल्कि भारत भूमि की आत्मा के लिए लड़ी। वो मरकर भी अमर हो गया, क्योंकि जो मातृभूमि के लिए लड़ता है उसकी हार भी इतिहास को जीत सिखा जाती है। लेकिन अफसोस, इतिहास ने 22 युद्ध जीतने वाले इस वीर को, दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने वाले एक सच्चे भारतीय को भुला दिया। आज जब हम उसे याद करते हैं तो सिर्फ एक सम्राट के रूप में नहीं बल्कि एक विचार के रूप में याद करते हैं कि भारत की मिट्टी से उठने वाला हर बेटा राजा बन सकता है। सत्ता सिर्फ राजवंशों के राजकुमारों की जागीर नहीं होती, वह हर उस इंसान के अधिकार होता है जो अपनी योग्यता, कौशल और अटूट इच्छा शक्ति से उसे छीनने का साहस रखता है। हेमू हमें यही सिखाते हैं कि नमक बेचने वाला भी हिंदुस्तान का सम्राट बन सकता है अगर इरादे फौलादी और हौसला बुलंद हो तो। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, अगर हेमचंद्र विक्रमादित्य पानीपत का युद्ध जीत जाते तो क्या 1556 से ही भारत में मुगलों की जगह हिंदू राजशाही की शुरुआत हो जाती? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं हेमंत सोलंकी, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।